मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको गॉस थ्योरम के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको कराएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से निश्चित रूप से 2026 में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझिए और पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि फिजिक्स में अच्छे नंबर 100% मार्क्स पाने के लिए सबसे पहले उसको थ्योरी समझना चाहिए और उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको तो ज़रूर ही सॉल्व कर लेना चाहिए और उसको समझ भी लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं गॉस थ्योरम। देखिए, गॉस थ्योरम, गॉस नामक वैज्ञानिक ने थ्योरम निकाला जो कि बहुत ही आज के इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है और इसके द्वारा जो है बहुत सारे चीज़ें आगे और भी रिसर्च किए गए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं गॉस थ्योरम से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन कैपिटल ई। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को इलेक्ट्रिक क्षेत्र ई और माध्यम की परमिटिविटी, ये परमिटिविटी है, से परिभाषित किया जाता है। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। ये परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी है। तो इन दोनों के गुणनफल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा कि व्हाट इज द, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को खास तौर से कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान जो होता है एप्सिलॉन इंटू ई होता है। ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का इकाई क्या होती है, ये कूलम्ब बाई मीटर स्क्वायर होती है। एक और ये है क्या चीज़, वेक्टर राशि है। ध्यान रखिए, यह एक वेक्टर राशि है, यानी इसकी दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान एप्सिलॉन कैपिटल ई होता है और इसकी जो यूनिट होती है, उसकी इकाई जो होती है, कूलम्ब बाई मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से इसका डायमेंशन भी हम अभी आपको बताएंगे। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इसको भी ध्यान से देखिए। डायमेंशन, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो डायमेंशन के लिए आप उस समय एक नंबर के क्वेश्चन में उतना समय मत बर्बाद करिएगा। हम आपसे पहले ही बता दिए कि समय बर्बाद करने से आपका एक क्वेश्चन भी छूट जाएगा और गलत हो जाएगा, इसलिए इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए। तो इसकी जो डायमेंशन होती है, यानी बीमा क्या होती है, यम यल टी टू द पावर -3 और ए टू द पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। तो यम यल टी टू द पावर -3 -1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। अब देखिए, इसमें जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस डायमेंशनल फार्मूला को याद कैसे रखा जाए। देखिए, यम यल टी टू द पावर -3 ए टू द पावर माइनस, इस तरह से आप इसके डायमेंशनल फार्मूला को याद कर सकते हैं, क्योंकि ख़ास तौर से जो भी होता है, ये मास, यम का मास हो गया, लंबाई यल हो गई, टी जो है टाइम हो गया और ए जो है एम्पियर हो गया। तो इस तरह से एम यल टी टू द पावर -3 इंटू ए टू द पावर -1, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। चलिए अब इसके आगे हम आपको दिखाते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। देखिए, इसमें जो है ये क्या है, इसको हम आपको
दिखाने जा रहे हैं। देखिए, गास का प्रमेय। गास के प्रमेय में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोच लीजिए कि गास का प्रमेय हमेशा हर साल किसी न किसी रूप में बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है। तो देखिए, गास का प्रमेय किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस सतह के अंदर मौजूद कुल जो है आवेश के बीच का संबंध दिखाई देता है। तो इस तरह से इसको हम लोग, इसका गणितीय रूप याद रखिए। गणितीय रूप क्या होता है? टोटल इंटीग्रल ई डॉट डी ए, दिस इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, जहाँ की डी ए जो है क्या है? सतह के छोटे क्षेत्र का वेक्टर है। ये वेक्टर राशि है, ये सतह के छोटे क्षेत्र का वेक्टर है, जबकि एप्सिलॉन मुक्त स्थान की परमिटिविटी है। मुक्त मतलब फ्री स्पेस की परमिटिविटी। एप्सिलॉन जीरो जो है फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो इस तरह से इसका फार्मूला क्या हुआ? टोटल इंटीग्रल मतलब क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपान एप्सिलॉन जीरो, जहाँ की डी ए सतह के छोटे क्षेत्र का वेक्टर है और एप्सिलॉन जीरो मुक्त स्थान की परमिटिविटी है। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसको समझ लें और कैसे एग्ज़ाम में करें। तो इसके लिए देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है इसका फार्मूला याद रखिए। फार्मूला में क्या क्या वैल्यू दी हुई है, जैसे क्यू आवेश हो गया और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कांस्टेंट होती है, उसको आप याद रखिए। तो इस तरह से आपको पूरा गास का प्रमेय भी याद रहना चाहिए, क्योंकि गास के प्रमेय में देखिए, किसी भी साइंस के किताब में आपके गास के प्रमेय के निश्चित शब्द होते हैं। जैसे क्या होता है? गास के प्रमेय किसी बंद सतह, सबसे पहले चीज़ ये होती है कि इसकी किसी बंद सतह होनी चाहिए, खुली सतह नहीं होनी चाहिए, होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस सतह के अंदर मौजूद कुल आवेश के बीच के संबंध को बताता है। तो इस तरह से गास का प्रमेय आप एकदम याद कर लीजिए और समझ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, इस सिद्धांत जो गास प्रमेय, इसके क्या क्या मुख्य पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें आप समझ लीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है कि ए के अंदर मुख्य आवेश क्यू स्थित है। देखिए, मान लीजिए कि किसी ये सतह है, इसके अंदर जो है कोई क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। सतह पर किसी बिंदु पी के पास एक छोटा सा, अब देखिए इसी किसी बिंदु के पास छोटा सा एलिमेंट है, मतलब एक सतह है जिसकी एरिया डी ए है। ओ बिंदु पर आवेश रखा हुआ है। क्षेत्र तत्व जो है इसको डी ए कहते हैं। वेक्टर सतह के बाहर की ओर इसका जो है वेक्टर सतह के बाहर के लंबवत होता है। और पी ए बिंदु पी है जहाँ पर आपको निकालना। तो इस छोटे से फ्लक्स में ये पी बिंदु पर आपको कितना उसका जो है फ्लक्स होगा, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट ये वेक्टर राशि नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है, तो ध्यान दीजिए ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो ई डॉट डी ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ई डॉट डी ए जो होगा, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, जहाँ की थीटा जो है ई और डी ए के बीच का कोण है। तो टोटल फ्लक्स की परिभाषा या उसकी जो आपको अमाउंट, जो परिमाण होता है, उसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या करना है आप याद रखिए, फिर से हम इसको आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या करना है। देखिए, अगर कोई फ्लक्स पूछता है, टोटल फ्लक्स किसी छोटे से क्षेत्रफल में से कितना गुजर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या फार्मूला लिखना होगा? ये आपको डी वाई ई लिखना होगा। दिस इज इक्वल टू ई डॉट डी ए।
और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कि डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू ई डी ए कास थीटा, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। और थीटा क्या है, थीटा जो है ई और डी ए के बीच का कोण है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि डी ए थीटा जो है। तो टोटल फ्लक्स के लिए फार्मूला, या टोटल फ्लक्स के लिए जो आपको कहीं भी निकालना है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ई डॉट डी ए जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो कि डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इसको लिख सकते हैं। देखिए ये जो वैल्यू आएगी केवल परिमाण आएगा, इसमें दिशा नहीं होगी, डी ए कॉस थीटा। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। देखिए ई और डी ए के बीच का कोण है, आपको थीटा बताया। इसी प्रकार सतह के सभी क्षेत्र तत्वों में के फ्लक्स का समाकलन करने पर कुल फ्लक्स कितना मिलता है, जो सीधे अंदर आवेश के ऊपर निर्भर करते हैं। इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें, देखिए क्या क्या चीज़ें। गाउस का नियम मैक्सवेल के 4 मूलभूत समीकरणों में से एक है, ध्यान रखें। मैक्सवेल का जो मूलभूत सिद्धांत है, मैक्सवेल, ये शब्द ये आपका नाम याद रहना चाहिए, मैक्सवेल ये जो आपका क्रिकेट के खिलाड़ी में ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, ये भी ध्यान रखिए, क्रिकेट का खिलाड़ी है ना मैक्सवेल, जो कि बहुत ही ऑलराउंडर है एक तरह समझिए, और बहुत ही जोशीला खिलाड़ी है। तो इसके जो ये वो खिलाड़ी, ये वैज्ञानिक का खिलाड़ी नहीं है, बल्कि इसके 4, मैक्सवेल ने 4 मूलभूत समीकरण दिए, जिसमें से एक जो है यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि गाउस का नियम है। तो इस तरह से मैक्सवेल के सिद्धांत जो होंगे, उसके सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो 4 मैक्सवेल ने 4 मूलभूत सिद्धांत दिए थे, जो समीकरण दिए थे, उसमें से एक जो है गाउस का प्रमेय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ जो आपको अभी हमने जो समझाया, थ्योरी जो समझाई, उसके संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ख़ास तौर से बोर्ड के एग्ज़ाम में तो ज़रूर ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है गाउस का प्रमेय, हर साल किसी न किसी रूप में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, इसमें से 2, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गाउस का प्रमेय। हमने आपको बता ही दिया कि गाउस का प्रमेय की देखिए ये परिभाषा है, इसकी याद कर लीजिए, और इसका सूत्र याद कर लीजिए, फाई ई इज इक्वल टू ई टोटल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ध्यान रखिए दिस इज इक्वल टू ये फार्मूला, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो फार्मूला याद रखिए, फाई ई इज इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। दोनों ये वेक्टर राशि हैं, ध्यान रखिए, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का निशान आप जरूर लगाएंगे, इस पर जो है वेक्टर का निशान जरूर लगाएंगे। अब गॉसियन सतह, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गॉसियन सतह क्या होती है? गॉसियन से कोई भी बंद सतह जो किसी भी बिंदु आवेश से होकर न गुजरती हो, उसे गॉसियन सतह कहते हैं। देखिए ये जो हमने आपको नोट लिख दिया है, इसे आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, और उसे बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। तो देखिए कोई भी बंद सतह जो किसी बिंदु आवेश से होकर गुजरती हो, उसे गॉसियन सतह कहते हैं। किससे? किसी भी बिंदु आवेश से होकर गुजरती है। यह किसी भी आकार की हो सकती है, या किसी भी आकार की हो सकती है, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे गोला हो। और ये भी ध्यान रखिए कि जैसे कोई भी आवेश है, इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, यह गॉसियन सरफेस कहलाता है। इस तरह से समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश क्यों रखे हैं, तो इसके चारों तरफ आवेश से होकर न गुजरती हो, उसे गॉसियन सतह कहते हैं। किसी भी बंद सतह जो किसी बिंदु आवेश से होकर न गुजरती हो, इस बिंदु आवेश से होकर नहीं गुजरी, देखिए सतह क्या है, किसी भी बिंदु, ये बिंदु आवेश है समझ लीजिए,
तो उससे नहीं गुजरती है तो उसे हम गासियन सतह, कोई भी याद रखिए, कोई भी बंद सतह जो किसी बिंदु आवेश से होकर न गुजरती हो उसे क्या कहते हैं, गासियन सतह कहते हैं। अब आप यहाँ क्लियर हो गए होंगे। देखिए हम आपको ये बता दें कि सबसे पहले तो बिंदु आवेश क्या होता है ये समझ लीजिए। बिंदु आवेश मतलब वह आवेश जो बिंदु के आकार का है, बहुत छोटा आवेश जो बिंदु के आकार के, जैसे ये आवेश हुआ। अब देखिए इसके चारों तरफ ऐसी सतह जो इससे नहीं गुजर रही, इस पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से नहीं गुजर रही है। अब मान लीजिए इसी पॉइंट से अगर ये सतह गुजरेगी, ऐसे अगर गुजर रही है तो ये गासियन सतह नहीं कर रही। तो कोई बंद सतह जो किसी बिंदु आवेश से होकर गुजरती है उसे गासियन सतह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन, गासियन सतह का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए इसका उपयोग जटिल चार्ज वितरण के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक क्षेत्र की गणना को सरल बनाने के लिए किया जाता है। देखिए ये आपको नोट में दे दिया, अब इसको याद कर लीजिए और नोटबुक बना लीजिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन, गासियन सतह का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आप देखिए पूरा हमने इसमें डिटेल में लिख दिया, इसको लिख लीजिए और बार बार उसको पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। फिर किसी बंद सतह से कितनी विद्युत फ्लक्स निकलती है, किसी बंद सतह से कितनी विद्युत फ्लक्स निकलती है। देखिए किसी बंद सतह से फ्लक्स की वैल्यू जो होती है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होती है। फिर एक बिंदु आवेश यदि किसी बंद गासियन सतह में केंद्र में रखा जाए तो क्या होगा। सतह को देखिए इसका क्या होगा, देखिए इसके भी हम आंसर इसमें सबका डाल दिए। देखिए इसको पढ़ लीजिए और हम बार बार इसको जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए फिर छठवां क्वेश्चन क्या, यदि किसी गासियन सतह में अंदर कोई आवेश नहीं है तो क्या सतह पर ई इज इक्वल टू 0 होगा। गासियन सतह के अंदर का कोई आवेश नहीं है तो सतह 0 होगा, उस पर आवेश ई का मान 0 होगा, आवश्यक नहीं है। सतह पर ई शून्य होना अनिवार्य नहीं है, केवल कुल फ्लक्स शून्य हो सकता है। देखिए जो कुल फ्लक्स होता है ये शून्य हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी गासियन, जो छठवां क्वेश्चन है देख रहे हैं ना, यदि किसी भी गासियन सतह के अंदर कोई आवेश नहीं है तो क्या सतह पर ई इज इक्वल टू 0 होगा, आवश्यक नहीं है। याद रखिए सतह पर ई शून्य होना अनिवार्य नहीं है, केवल कुल फ्लक्स शून्य होना अनिवार्य है होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए असीमित लंबी सिलेंडर के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। असीमित मतलब ये लंबाई इसकी असीमित है, कोई सीमा नहीं है। तो इसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक क्षेत्र कैसे निकालते, देखिए दोनों फार्मूला हमने इसमें लिख दिया है। देखिए तो याद रखिए इसके लिए ये फार्मूला याद है, अंदर के लिए भी और बाहर के लिए, रो आर इंटू 2 एप्सिलॉन 0। और इस तरह से आपको ये दोनों फार्मूले इसको याद कर लीजिए। फिर इसी तरह असीमित समतल चार्ज और शीट का इलेक्ट्रिक क्षेत्र कितना होता है। इलेक्ट्रिक क्षेत्र इसको इसे दिखाते हैं तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन 0। असीमित, ये देखिए असीमित का मतलब हो गया कि उसकी कोई आपको लंबाई नहीं है, मतलब कि ये अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का है। तो उस पर कितना होगा, ई इज इक्वल सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0। फिर धातु चालक पर चार्ज का इलेक्ट्रिक क्षेत्र कितना होगा, इलेक्ट्रिक क्षेत्र मतलब कंडक्टर कितना होगा, ई इज इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। सतह के तुरंत बाहर, और ये तुरंत बाहर होगा, ये वैल्यू जो होगी इसकी होगी, और सतह के अंदर जो होगी वो इज इक्वल टू 0 होगी। तो इस तरह से आप इसको बार बार जब पढ़ेंगे तो सब चीज़ें एकदम याद हो जाएगी। और क्वेश्चन देखिए नोट बुक का भी काम करेगी, और इन सारे क्वेश्चंस को आप हमारा जब पूरा वीडियो देखते रहते हैं तो उसमें आपको मिल जाएंगे। हर चैप्टर का मैं वीडियो बनाता हूँ और वो ही क्वेश्चन डालता हूँ जो कि इस साल के लिए 2026 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और किसी भी कंपटीशन में भी अगर आप बैठेंगे तो ये जो गास का प्रमेय है बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। गास के नियम के अनुप्रयोग में सेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए सेल के अंदर और
बाहर कितना सेल के अंदर जो है ई की वैल्यू क्या होती है, ई इज इक्वल टू 0 होता है। और बाहर क्या होता है, क्यू अपान 4πε0r। कोई भी सेल है उसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक क्षेत्र का मान इतना होता है। याद रखिए, ये सब चीज़ें आपको बार बार पढ़ने से और समझ लेने से आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भी आप उसको भूल नहीं पाएंगे। अब देखिए, फिर से हम आपको इसका समरी हम बता देते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले गास का प्रमेय हमने बताया। इसके पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है सॉलिड एंगल। देखिए, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, डी ओमेगा से। ध्यान देखिए, डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी ए अपान आर स्क्वायर, सॉलिड एंगल। तो देखिए, सॉलिड एंगल जान लेने के बाद आप इसी पर सारी चीज़ें करेंगे। सॉलिड, देखिए एक एंगल होता है और ये सॉलिड एंगल है, इसमें फ़र्क क्या है। देखिए सब फ़र्क क्या है इसमें, देखिए फ़र्क ये है कि एंगल तो आप जैसे ये है, देखिए फिर से इसको हम क्लियर आपको बता देते हैं। देखिए, सॉलिड एंगल और एंगल में फ़र्क क्या है। देखिए क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होती है, एंगल तो आप सीधे ये दो इसके बीच का कोण को एंगल कह दिए। और सॉलिड एंगल क्या होती है, किसी भी सतह पे, देखिए जैसे ये हुआ, ये किसी भी छोटे से सतह पे मान लीजिए इसकी एरिया डी ए है और ये दूरी इसकी जो है आर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी आर है। तो सॉलिड एंगल को ये होता है, ये सॉलिड एंगल, इसको हम लोग डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर। देखिए, इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए या किसी भी कंपटीशन में बैठे हुए छात्रों के लिए ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी, पीएम और भी जैसे जो भी आईटीआई हुआ, जो किसी भी कंपटीशन में आप इस चैप्टर को ज़रूर पाएंगे। और ख़ास तौर से बोर्ड के एग्ज़ाम में, आईसीएससी या सीबीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना। यूपी बोर्ड में तो हर साल आपको 2, 4, 5 क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और देखिए, फिजिक्स में अच्छा नंबर पाने के लिए टिप्स ज़रूरी है, बहुत सारे टिप्स ज़रूरी हैं। उसके लिए आपको देखिए कुछ हम टिप्स यहाँ दे रहे हैं। टिप्स में देखिए, सबसे पहले आप जो है उसके ट्रिक्स क्या होते हैं और क्या इसके किस तरह से आप चाहें कि इसका वो ट्रिक मालूम होना चाहिए। ट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता जिससे कि बहुत अच्छी तरह से आप जो है उसका नंबर भी पा सकते हैं और साथ ही साथ कम पढ़ के अधिक नंबर पा सकते हैं। यही सिद्धांत पर अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि रात भर 6 घंटा, 8 घंटा या 10 घंटा पढ़ते हैं। मान लीजिए 6 घंटा पढ़े, 8 घंटा पढ़े या 10 घंटा पढ़े, लेकिन इसका रिजल्ट आपको क्या होता है, बहुत अच्छा नहीं मिलता। इसके लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए आप 4 ही घंटा पढ़े, तो 4 घंटा में आपने क्या किया, सबसे पहले थ्योरी समझ लीजिए, फिर इसकी थ्योरी और चैप्टर को अच्छी तरह समझ लीजिए, जो कि हम अपने वीडियो में देते ही रहते हैं। और उसके बाद जो है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसको करिए। उसको करिएगा तो देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन, पहले 1 नंबर का क्वेश्चन करिए, फिर 2 नंबर का, फिर इस तरह से 3 और 4, 5 नंबर के क्वेश्चन करेंगे, जो कि हम अपने वीडियो में देते ही रहते हैं। और वही क्वेश्चन डालते हैं हम जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको उसका वो आएगा ही आएगा। तो इसलिए 100% सफलता के लिए आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा देखिए। और अगर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट लिखेंगे तो आपको हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को आगे भी जो पिछले दिए हैं उसे भी आप देखते रहेंगे,
क्योंकि एक ऐसे ऐसे वीडियो हैं जो हमेशा इस आपके लिए हमेशा उपयोगी होंगे, क्योंकि ये इसमें जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो किसी न किसी कंपटीशन में या बोर्ड के एग्ज़ाम में आना ही आना है, इसकी गारंटी है। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर के रूप में होते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, और आपको पुनः अगले वीडियो में हम मिलेंगे, लेकिन उसके पहले आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे दीजिए। और अगर आपको इसकी PDF कॉपी या भी चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6265083116 से आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इसका फ्री में आपको PDF भी, नोट्स भी दे देंगे। धन्यवाद।